सिर्फ एक महीने के अंदर बिजली के बिलों में तकरीबन 47 बिलियन रुपीस की ओवर बिलिंग की गई है। पाकिस्तान ने फाइनली ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी अपडेट कर दिया है और इससे पाकिस्तान में डायरेक्टली 5 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आईपीओ के हवाले से। और एक नहीं दो आईपीओ होने वाले हैं। एनसीसीआई ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है ऑनलाइन फ्रॉड के इल्जाम में। एफबीआर ने साल 2026 के जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी फाइलिंग ओपन कर दी है। ओजीडीसी ने कंफर्म किया कि उनको सिंध में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शाफे बट और वीकली राउंडअप की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीक भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, तो हम इन्हें तेज़ी से कवर करेंगे और एंड पे कैसे 100 इंडेक्स जो है उसे भी कवर करेंगे। देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ने इस वीक में जो है वो कैसी परफॉर्मेंस दी। और बाय द वे आजकल जो है वो कंपनीज़ का रिजल्ट सीज़न भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर अब्दुल रहमान भाई जो है वो अलग से शॉर्ट्स बना रहे हैं। कुछ कंपनीज़ की शॉर्ट्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उधर से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंटेन रखा है 11.5% पे। अब ये पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस दफ़ा जो है वो रेट कट्स नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी चल रही है। वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो चीज़ों की हाई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, डीजल भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो उस वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर ही रहेगी, उसमें भी कमी नहीं आएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट होते हैं और इंटरेस्ट रेट इसलिए भी कम नहीं किए गए। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे चल के जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी आ सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका कम होना। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म करती है अच्छे से। तो उम्मीद है कि आगे जाके स्टॉक मार्केट यकीनन अच्छा परफॉर्म करेगी जब रेट कट्स होंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की जो है वो अच्छी है। इसके बारे में भी हम अभी आगे जाके बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे लोन्स जो हैं वो रोल ओवर हो रहे हैं और हमारे रिजर्व जो हैं वो भी मेंटेन्ड हैं। तो जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी आनी है वो सितंबर के महीने में आएगी। उस वक्त देखेंगे कि क्या रेट कट्स होते हैं या नहीं। अगेन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है दुनिया की वो कैसी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो ठीक हैं लेकिन दुनिया के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये हम देखेंगे कि सितंबर में क्या अपडेट आती है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पाकिस्तान ने फाइनली ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी अपडेट कर दिया है और इससे पाकिस्तान में डायरेक्टली 5 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, उसने फाइनली ये ब्राउनफील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में अमेंडमेंट्स करके इसको अपग्रेड कर दिया है। और इससे जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में होगी इन रिफाइनरीज़ की तरफ से। अब इसमें जो है वो तकरीबन 6 नई प्रोविजंस ऐड की गई हैं, जिसमें जो है वो स्टेबिलिटी क्लॉजेज ऐड की गई हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो अश्योरेंसेस मिलें, वो जो है तसल्ली से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें और उनके पास एक सिक्योरिटी हो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करने से पहले। अब ये जो पॉलिसी में अपडेट किया गया है, इससे बेसिकली होगा ये कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड है इसमें जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी इसे एक। उसके बाद जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, उन पे हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस है इस वक्त, तो उसमें कमी आएगी, क्योंकि अब हम खुद से जो है वो रिफ़ाइन करना शुरू कर देंगे इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा इससे जो है वो यूरो 5 कंप्लाइंट फ्यूल पैदा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अभी जो है वो लोअर ग्रेड फ्यूल हम बना रहे हैं हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं, तो उससे जो है वो इन्वायरमेंट को ज़रा डैमेज होता है। तो यूरो 5 पेट्रोल जब बनेगा उससे वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा जो है वो अभी जो है फर्नेस ऑयल हमारी रिफाइनरीज़ वो बहुत ज़्यादा बनाती हैं। फर्नेस ऑयल से जो है वो रिफाइनरीज़ को लॉस होता है, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब ये रिफाइनरीज़ हाई स्पीड डीजल और जो मोटर गैसोलीन यानी पेट्रोल होता है ये ज़्यादा बनाएंगी और इससे इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकेंगे। तो फाइनली सालों की कंसल्टेशन जो है उसके बाद ये ब्राउनफील्ड पॉलिसी को अपडेट कर दिया गया रिफाइनरीज़ के लिए। और इसमें जो है वो 7 साल का ये फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इन रिफाइनरीज़ को, जिससे जो है वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगी और इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली इन रिफाइनरीज़ का भी फ़ायदा होगा। और अगेन ये जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, तो इसको जो है वो ऐसे क्लॉजेज़ इसमें लगाए गए हैं पॉलिसी में कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। यानी अगर कोई पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन के हवाले से चेंजेस आते हैं, कोई फिस्कल पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस में तब्दीली आती है, तो उससे जो है वो ये इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये प्रोटेक्टेड रहेंगी। अच्छा, ये जो पॉलिसी है ये ओरिजिनली अगस्त 2023 में नोटिफाई की गई थी, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी की गई, लेकिन अगेन ये जो एक
मिक्स बना रही थी रिफाइनरीज फर्नेस ऑयल का, पेट्रोल का और डीजल का। इसमें फर्नेस ऑयल की जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो अगेन उस वजह से रिफाइनरीज़ को लॉस होता था और हमें इंपोर्ट जो करने पड़ते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से पाकिस्तान को हर साल जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। तो अगेन ये पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी बात है कि इसको अपग्रेड कर दिया गया है। और इससे ये फ़िलहाल अभी रिफाइनरीज जो हैं वो इसमें टाइम लगेगा अपग्रेड करने में, 5 से 6 साल लग सकते हैं, उसके बाद जाके ये अपग्रेड होंगी। लेकिन फाइनली एक पॉलिसी आ गई है, तो अब होपफुली जो है वो एक राह मिल गई रिफाइनरीज़ को कि वो अपनी अपग्रेडेशन करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं और अपना पेट्रोल और डीजल का जो मिक्स है उसको बेहतर करके अपने प्रॉफिट्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव करें। अच्छा, ये रिफाइनरीज जब अपग्रेड हो जाएंगी तो जो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त पेट्रोल जो है वो 10,700 टन पर डे की प्रोडक्शन है उसकी, इसमें 72% का इंक्रीज़ आएगा और ये 18,400 टन पर डे पर चली जाएगी। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 39% का इंक्रीज़ आएगा, 29,520 टन्स पर डे पर वो चला जाएगा। अभी ये तकरीबन 21,240 टन्स पर डे पर है। और इसी तरह जो फर्नेस ऑयल है वो इस वक्त उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें 63% की कमी आएगी और ये 5,714 टन्स पर डे पर चला जाएगा। इस वक्त ये है 15,417 टन्स पर डे पर, तो अगेन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आएगी। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से, लेकिन फ़िक्र मत करें, पाकिस्तान ने मज़ीद कर्ज़े नहीं लिए, बल्कि जो पहले से लिए हुए कर्ज़े हैं और जो कि ड्यू हो रहे थे उनके रोल ओवर हो रहे हैं, यानी उनकी जो डेट्स हैं पेमेंट की वो आगे जा रही हैं। तो बेसिकली जुलाई 2026 में पाकिस्तान ने ऑलरेडी 6 बिलियन डॉलर के जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर करा लिए हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक फ़िस्कल ईयर 2027 में पाकिस्तान के ऊपर जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो पाकिस्तान ने कर्ज़े देने हैं, वो है 21.5 बिलियन डॉलर्स के। लेकिन ये अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें फ़िस्कल ईयर 2026 से, तो वो 2026 में थे 26.5 बिलियन डॉलर्स के। यानी कि इस दफ़ा इस साल जो है हमने वो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर कम देना है कर्ज़ों की मद में। और ये भी जो कर्जा 21.5 बिलियन डॉलर्स का, इसमें से 3.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी, वो सूद की मद में जाएगा। बाकी जो 18 बिलियन डॉलर बचता है वो एक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट है। अच्छा, अब ये जो 21.5 बिलियन डॉलर का कर्जा है, इसके भी नंबर्स बड़े मज़े के हैं। तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये रोल ओवर कर दिया जाएगा, यानी इसकी पेमेंट्स आगे चली जाएंगी। और इसमें से 6 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी और ये जो रोल ओवर वाली रिक्वायरमेंट हमारी ये थोड़ी रह गई है। और इस तरह हमारे पास जो इस साल का एक्चुअल नंबर आता है वो तकरीबन 7 से 7.5 बिलियन डॉलर्स का आता है, जो हमने इस साल देने हैं। और अगेन ये पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल में 11 बिलियन डॉलर था, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो डेट की ऑब्लिगेशंस हैं इस साल वो कम है। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। लास्ट वीक हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट आई है, तो वो इसी किस्म की चीज़ों की वजह से होती है कि पाकिस्तान की डेट ऑब्लिगेशंस या तो कम हो रही हैं या जो रिजर्व्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, अब ये जो 21.5 बिलियन डॉलर की हमने डेट की पेमेंट्स करनी है, इसमें भी आपको इंटरेस्टिंग नंबर सुनाता हूँ। 12 बिलियन डॉलर वो है जो स्टेट बैंक के पास दूसरे मुल्कों ने रखवाया हुआ है, और 3 बिलियन डॉलर जो है वो कमर्शियल लोन्स हैं। तो ये भी जो है वो एक्सपेक्टेड है इनमें कि ये रोल ओवर कर दिए जाएंगे या इनकी रीफाइनेंसिंग हो जाएगी। तो इस तरह पीछे 7 अरब डॉलर का नंबर जो है वो बचता है। अच्छा, वो जो 12 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक के पास रखवाए हुए हैं, उसमें से 8 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने रखवाया हुआ है और 4 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना ने रखवाया हुआ है। तो इस तरह ये 12 बिलियन डॉलर का नंबर बनता है। सऊदी अरब से जो पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर लिया हुआ है, इसमें से 3 अरब डॉलर जो है वो अभी अप्रैल के महीने में लिया है, 5 बिलियन डॉलर पहले से था। और ये जो 5 बिलियन डॉलर है इसको पाकिस्तान को हर साल रोल ओवर कराना पड़ता था, यानी इसकी जो रीपेमेंट की डेट है उसको आगे लेके जाना पड़ता था। तो अब जो है वो सऊदी अरब ने इसमें 3 सालों की एक्सटेंशन दे दी है, यानी अब 3 साल तक हमें रोल ओवर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस पाकिस्तान को मिलेगी इससे। अच्छा, गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक जो सेंट्रल बैंक है उसने पिछले 3 सालों में 28 बिलियन डॉलर जो है वो ख़रीदा है मार्केट से, इंटर बैंक मार्केट से। तो स्टेट बैंक जो है वो धड़ाधड़ अपने डॉलर के रिज़र्व जो है वो उनको इम्प्रूव कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 22.6 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं, और इसमें जो है वो 17 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, 5.4 बिलियन डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स हैं। अच्छा जी, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यार ये हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आईपीओ के हवाले से, और एक नहीं 2 आईपीओज होने वाले हैं। जी हाँ, पहले वाला जो आईपीओ है वो हो रहा है अभी माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से, और ये जो है इसका नाम पहले होता था फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसको जनवरी 2025 में टीपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अभी प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर किया था, और उससे पहले जो है वो ये हर साल लॉस कर रहा था। तकरीबन $5 मिलियन के एनुअल इसके लॉसेस थे,
और जब से इसकी ओनरशिप चेंज हुई है तो इसने जो है वो सिर्फ पहले साल में तकरीबन 3.5 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट किया है, और इस साल एक्सपेक्टेड है कि इसका प्रॉफिट जो है वो 10 मिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। तो क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, तो अब ये आईपीओ करके जो है वो 2 से 3 अरब रुपए जो हैं वो रेज़ करना चाह रहा है। तो देखते हैं कि इसका आईपीओ अप्रूव होता है या नहीं। अगली जो हमारे पास आईपीओ आ रही है वो है सिमेट्री ग्रुप की सब्सिडरी ओरियन एआई की तरफ से। सिमेट्री ग्रुप जो है वो आईटी सेक्टर की एक कंपनी है, और ये ओरियन एआई जो इसकी सब्सिडरी है ये भी अगेन आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही है। तो इसके लिए ये जो है वो आईपीओ करवाना चाह रहे हैं, और इस आईपीओ के ज़रिए ये 75 करोड़ रुपीज़ रेज़ करना चाह रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जो है और प्रोस्पेक्टस जो है वो ऑलरेडी सबमिट करा दिया गया है पीएसएक्स को और एसईसीपी को। तो देखते हैं कि इसका भी जो आईपीओ है उसका अप्रूवल होता है या नहीं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो यार ये हमारे पास अपना घर स्कीम से रिलेटेड, और अपेरेंटली बैंक्स ने जो है वो ऑलरेडी 204 अरब रुपए जो हैं वो उनके कर्जे जो हैं अप्रूव कर दिए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग में बताया गया कि अपना घर स्कीम से रिलेटेड लोगों को 27 अरब रुपए की फाइनेंसिंग ऑलरेडी कर दी गई है, और अगेन ये 204 अरब रुपए की जो अप्रूवल है वो भी कर दिए गए हैं बैंक्स की तरफ से। तो मोस्ट लाइकली ये पैसे भी जो हैं वो लोगों को मिल जाएंगे अपने घर वगैरह बनाने के लिए। अगेन ये जो अपना घर स्कीम है इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये भी जो है वो लोन से रिलेटेड ही है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जो बैंक्स जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस छोटे बिजनेस को कर्जे देते हैं, उन्हें जो है वो उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एनुअल अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। एक मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि एक नया स्कोरिंग मैकेनिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिससे जो बैंक्स की परफॉर्मेंस है कर्जा देने के हवाले से, स्पेशली जो छोटे बिजनेस होते हैं और कुछ और प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनके हवाले से उस परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, और अगेन एक पुश दिया जाएगा बैंक्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे दें। गवर्नमेंट ने जो है वो इस हवाले से अपने टारगेट्स को भी इंक्रीज़ किया है। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोरोवर्स हैं, यानी जो बिजनेसेस कर्जा लेते हैं, वो इस वक्त हैं तकरीबन 3,24,000, और इसको जून 2028 तक गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 7,75,000 तक लेके जाना है। इसी तरह जो बैंक्स की टोटल लेंडिंग है ये कर्जे देने की, वो 9.9% से 13% तक लेके जाने की कोशिश करनी है गवर्नमेंट ने। तो अगेन इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो सबसे ज़्यादा कर्जे देगा बिजनेसेस को, स्पेशली जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे बिजनेसेस, उन्हें जो है वो एनुअल अवार्ड्स दिए जाएंगे ताकि उनको इनक्रेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे दें इन प्राइवेट सेक्टर में जो छोटे बिजनेस हैं उन्हें। तो अब मसला क्या है, ये जो बैंक्स हैं वो आमतौर पे गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो सेफ़ तरीके से अपना प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको कर्जा दिया जाए ताकि जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो हों और पाकिस्तान में इकॉनमी जो है वो तेज़ी से चले। इसी हवाले से इन्वेस्ट पार्क जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको भी आप लाजमी चेक करें, उसमें भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास लाहौर से। एनसीसीआई ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है ऑनलाइन फ्रॉड के इल्ज़ाम में। ये बेसिकली खबर ये है कि एनसीसीआई के मुताबिक ये लोग जो हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे, और लाहौर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनका तरीक़ाकार ये था कि वो मैरिज ब्यूरो के रिप्रेजेंटेटिव बन के या जो लोगों के क्लोज़ फ्रेंड बन के जो है चीट करते थे उन्हें और अपने अकाउंट में पैसे मंगवाते थे। इसी तरह मुल्तान से भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अगेन इनका भी जो है तरीक़ाकार यही था कि इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों से कांटेक्ट करते थे, और कस्टम्स के नुमाइंदे बन के जो है वो बात करते थे, या पुलिस के, बैंक्स के और दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बन के ये बात करते थे, और इस तरह उन्हें धोखेबाजी के तहत, फ्रॉड के तहत जो है वो अपने अकाउंट में पैसे मंगवाते थे। तो आप भी जो है वो बिल्कुल एहतियात करें इस हवाले से। आजकल ये फ्रॉड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपसे भी कोई इस तरह से कांटेक्ट करता है तो पूरी तरह वेरिफिकेशन करें और फिर ही किसी को जो है वो पेमेंट दें। अच्छा जी, अगली खबर आ रही है हमारे पास एफबीआर की तरफ से, और एफबीआर ने साल 2026 के जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी फाइलिंग ओपन कर दी है। अब आप जो है वो अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, और अगेन इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। उससे पहले आपने जो है वो अपने टैक्स की फाइलिंग कर लेनी है, वरना आपको जो है वो 25,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है। पहले ये फ़ाइन जो है वो 1,000 रुपये तक होता था अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, लेट फाइल करते हैं टैक्स, लेकिन अब इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये 27 जुलाई से ओपन हो चुकी है टैक्स फाइलिंग की सबमिशन, और 30 सितंबर लास्ट डेट है। पहले जो है वो उससे आप अपनी टैक्स फाइलिंग करा लें। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है यूफोन और टेलीनॉर की जो रीब्रांडिंग है उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। बेसिकली यूफोन, जिसकी पेरेंट कंपनी है पीटीसीएल, उसने ऑलरेडी इस रीब्रांडिंग को, जो कि ई एंड नाम इन्होंने रखना था, उसको मना कर दिया था, लेकिन यूफोन के बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया।
तो ये हुआ कैसे, ये अगेन इसने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। और यही सवाल जो है वो किया जा रहा है कि एक जो पेरेंट कंपनी ने जब इसको मना कर दिया था, तो एक उसकी सब्सिडरी ने, उसके बोर्ड ने ये अप्रूवल कैसे दे दिया कि जी आप नेम चेंज कर सकते हैं। पीटीसीएल ने बेसिकली टेलीनॉर को एक्वायर किया था और उसके बाद टेलीनॉर और यूफोन का मर्जर किया जा रहा था, जिसके बाद इसने सबसे बड़ी जो है टेलीकॉम कंपनी बन जाना है पाकिस्तान की, और इसकी रीब्रांडिंग का चक्कर है सारा। लेकिन अगेन इसको फ़िलहाल रोक दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखते हैं आगे जाके इसका नाम जो है ई एंड रखा जाता है या कुछ और रखा जाता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो यार ये हमारे पास जो हमारे डिस्कोज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओवर बिलिंग की है लोगों की। सिर्फ 1 महीने के अंदर बिजली के बिलों में तकरीबन 47 बिलियन रुपीस की ओवर बिलिंग की गई है। ये पता लगा है हमें एक ऑडिट के ज़रिए, जिसमें बताया गया कि तकरीबन 2,80,000 कंज्यूमर से जो है वो 904 मिलियन एक्सेस यूनिट्स जो हैं वो उन्हें चार्ज किए गए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लेस्को ने 45 बिलियन रुपीस की ओवर बिलिंग की है। और बेसिकली ये अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, बिजली चोरी होती है, उसको छुपाने के लिए, और जो लाइन लॉसेज हैं उनमें इनएफिशिएंसीज जो हैं उनको छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये हमें अगेन एक ऑडिट के ज़रिए पता चला है। तो इसमें लेस्को ने जो है वो तकरीबन 45 बिलियन रुपीस की ओवर बिलिंग की है, और जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसने तकरीबन 1.56 बिलियन रुपीस की ओवर बिलिंग की है। और ये जो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इनका कहना था कि वो कस्टमर्स जो कि फॉर्मली इस बिल को अपने चैलेंज करते हैं कि भी हमारा बिल गलत आया, उनको जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। जो ये कंप्लेन नहीं करते उनको रिफ़ंड नहीं किया गया इनकी तरफ से। तो ये अगेन एक सेनेटर ने जो है इसके ऊपर सवाल उठाया कि ये तो वो केसेस हैं जो कि डिटेक्ट हो गए, यानी ये पकड़े गए। अगेन जो केसेस पकड़े ही नहीं गए, हमारे सामने आए नहीं, उनका तो हमें पता ही नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, और पहले ही लोग अपने जो है वो बिलों से परेशान आए होते हैं कि इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सीरियसली टेकअप करना चाहिए। इससे रेलिवेंट न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो बिलिंग सिस्टम के हवाले से डिस्कोस के टेक्निकल ऑडिट का कहा है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्कोज होंगे, यानी ये लेस्को और जो बाकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ हैं, इनमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रिकग्निशन मिलेगी और अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरह इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और फिर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो होपफुली इंप्रूव होगी। तो ये एक बिल्कुल अच्छा स्टेप है, ये डेफिनेटली किया जाना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो वारी हमारे पास ओजीडीसी की तरफ से। ओजीडीसी ने कंफर्म किया कि उनको सिंध में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। लिथियम अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर, और बाकी जो बैटरीज़ वगैरह बनती हैं, चाहे वो फ़ोन की हों, बाइक्स की हों, इलेक्ट्रिक बाइक्स की या गाड़ियों की, उनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ओजीडीसी ने कंफर्म किया कि उन्हें मिला है, और ये बेसिकली सिंध ब्राइन से मिला है। ये बेसिकली अंडरग्राउंड, बल्कि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर होता है जो कि गर्म पानी होता है। ये बेसिकली जो ज़मीन के अंदर से हीट होती है उसकी वजह से ये पानी गर्म होता है, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ इसी तरह कंपोनेंट्स होते हैं, रिजर्व्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको लिथियम के जो है वो रिजर्व्स मिले हैं। अगेन इसकी जो है वो उन्होंने अब इसके ऊपर मज़ीद तहकीक करनी है कि ये वायबल होगा इसको निकालना, और इसके आगे सारे ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरह से किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी होनी है। लेकिन अगेन इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल गई है कि सिंध के जो ब्राइन्स हैं, जो गहरा पानी है, गर्म पानी, जियोथर्मल वाटर, उसके अंदर ये रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ये थी इस वीक की अपडेट्स। अगेन इस वीक जो है वो हमें ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली, कंपैरेटिवली कुछ अच्छी न्यूज़ थी इकॉनमी के हवाले से, जिस तरह ये ओजीडीसी के लिथियम रिजर्व्स का मिलना हो गया, या पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर किए जा रहे हैं, रिजर्व्स जो हैं वो अच्छे हमारे मेंटेन्ड हैं। तो होपफुली हमें आगे भी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट रिकैप की तरफ, देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट वीक में कैसी रही। तो इस वीक स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस लास्ट वीक के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। सिर्फ अगर हम मंडे की बात कर लें तो मंडे को स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 7,240 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये तकरीबन 4.23% का जो है वो जंप था लास्ट ट्रेडिंग डे के मुकाबले में। इसकी वजह बेसिकली ये थी कि US और ईरान की जो वॉर है उसके बीच में एक टेम्पररी सा पॉज आया हुआ था। दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करना रोक दिए थे। तो इसको जो है वो मार्केट ने बड़ा पॉजिटिवली लिया, और ये इतना बड़ा जंप जो है वो हमें 7,000 प्लस पॉइंट्स का देखने को मिला मंडे को। उसके बाद जो है ट्यूसडे और वेंसडे को मामूली सी नेगेटिव क्लोजिंग होती रही, 0.36%, और वेंसडे को जो है वो अगेन 0.89% की। फिर फ्राइडे जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, मार्जिनल सी। लेकिन इस वीक की परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट वीक के मुकाबले में अगर देखी जाए तो बहुत बेहतर रही है।
अगेन गोइंग फॉरवर्ड जो है मेरा ख्याल है ये जियो पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हमारी स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि हम जिस तरह से पिछले मल्टीपल राउंड अप की वीडियोस में बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं, बल्कि बहुत बेहतर हैं, इम्प्रूव भी हो रहे हैं। तो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रही। इवन जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलती है। वो इस तरह के पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक कतर से जो एलएनजी कार्गो है वो भी मंगवा लिया है ईरान के साथ बात करके, तो उसका भी हमें जो है वो अप्रूवल मिल गया और अब वो पाकिस्तान के रास्ते में है। तो इवन जो स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ और बाबल मंतब जो है वो रास्ते बाकियों के लिए तो बंद हैं, पाकिस्तान के लिए वो रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो हमारे लिए जो है वो एज अ कंट्री नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है सच, अगर हम इकोनॉमिकली बात करें। तो अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट को ये बात कब समझ आएगी। आई एम श्योर कि बहुत जल्द स्टॉक मार्केट भी जिस तरह पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक हालात हैं पॉजिटिव, उस तरह ये भी पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग देना शुरू कर देगी ऑन अ डेली बेसिस। खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। स्टॉक मार्केट के हवाले से आप अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है ये आगे जाके किस तरह से रिएक्ट करेगी, और जो बाकी फीडबैक है वीडियो का वो भी दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।